हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज द ह्यूमन आई। तो हम जानते हैं जैसे कि ह्यूमन आई हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है, जिसके थ्रू हम लाइट की इंटेंसिटी को समझते हैं, कलर्स को समझते हैं, ब्राइट और डिम लाइट को समझते हैं, स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। इस सब चीज में ह्यूमन आई का ही मेजर रोल होता है। तो अब इसके आउटर स्ट्रक्चर तो हम सब जानते ही हैं, तो आज हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझने वाले हैं। और इसमें से कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन पार्ट्स को आपको अच्छे से समझना होगा और जिससे आप आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो, या एमसीक्यूज इसमें से जनरली पूछे जाते हैं, तो उनको आप कैसे अच्छे से टिक कर सकते हैं इन योर बोर्ड्स एग्जाम। तो आइए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो पहला पार्ट है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व, लेंस एंड प्यूपिल। ये इसके मेजर पार्ट्स हैं जिनमें से जनरली बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इस स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से ड्रॉ करके भी देखना है, बट बोर्ड्स में जनरली ड्रॉ करने के लिए बहुत कम आता है, एमसीक्यूज ही इसमें से पूछे जाते हैं या किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है। इतना ही पूछते हैं, या फिर आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दे देंगे, आपको लेबलिंग करनी होगी, इससे ज्यादा इसमें से नहीं आता। बट हाँ, कुछ पार्ट्स हैं जो हमेशा इसमें से पूछते ही हैं, जैसे कि आइरिस की फंक्शनिंग, प्यूपिल की फंक्शनिंग, लेंस कब स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और रेटिना के बारे में भी काफी बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसमें, जैसे आपको दिखाई दे रखा है, ये पूरी तरह स्फेरिकल नहीं होती, इट इज नियरली स्फेरिकल इन शेप। और इसका जो डायमीटर होता है ह्यूमन आई का, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर्स। तो अब इस स्ट्रक्चर को ही आपको अच्छे से इसमें समझना होगा। तो जो पहला पार्ट है ह्यूमन आई का जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या हेल्प करता है लाइट को? तो सबसे पहले ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और थोड़ी सी उभरी हुई यानी एक बल्ज्ड लेयर होती है। जब भी लाइट रेज एंटर होंगी तो सबसे पहले कॉर्निया को क्रॉस करेंगे। अब क्योंकि मेंशन किया गया है कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, तो यानी लाइट पहले तो एयर मीडियम से आ रही है, फिर कहाँ पे एंटर हो रही है? दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर हो रही है, जो कि है थिन लेयर, दैट इज द कॉर्निया। अब क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्शन भी फेस करना होगा। अब रिफ्रैक्शन फेस हो रहा है यानी लाइट रेज बेंड भी जरूर होंगी। तो यानी क्या हो रहा है, कॉर्निया सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर है, बल्ज्ड लेयर है। जब भी लाइट रे एंटर होगी तो रिफ्रैक्शन को फेस करेगी क्योंकि थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी लाइट बेंड भी हो रही है। साथ ही में ये आपकी आईज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, यानी जो भी आउटर पार्टिकल आपकी आई में एंटर हो रहा है तो वो कॉर्निया पर ही आके रुक जाएगा। तो यही सब इसमें मेंशन किया गया है, दैट इट प्रोटेक्ट्स द आई, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आई, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंड ऑल्सो इट इज थिन ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड मेम्ब्रेन। आपको यही पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, एमसीक्यूज में इससे बाहर नहीं आएगा जो स्लाइड्स में मेंशन है। साथ ही इस पिक्चर से भी आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा कि आउटर मोस्ट लेयर को हमने कॉर्निया से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आते हैं आइरिस पे। तो आइरिस क्या होता है, जैसे आपको इस पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें ग्रीन येलो कलर में दिख रहा है, तो ये है आपका आइरिस, और इसके बीचों बीच में जो होल है दैट इज द प्यूपिल। लाइट रे जो भी एंटर करती है वो प्यूपिल के थ्रू ही एंटर करती है। अब आपने देखा है कि बहुत लोगों के कलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं आई के, किसी का ब्लू है, ग्रे है, ब्राउन है, ब्लैक है। तो वो है कि उस आइरिस में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है आपका आई कलर। तो जब द कलर पार्ट अराउंड द प्यूपिल इज कॉल्ड आइरिस, वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी, ब्लू भी, एनी कलर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द प्यूपिल। अगर आइरिस स्ट्रेच्ड है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, कम अमाउंट में लाइट एंटर होगी। अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज होता है और हायर अमाउंट में लाइट एंटर करती है। तो बेसिकली जो आपके प्यूपिल में लाइट एंटर कर रही है वो आइरिस पे डिपेंड कर रही है कि आइरिस कितना ज्यादा स्ट्रेच्ड है या कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। प्यूपिल क्या है? अब प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो इसका भी मेजर काम वही है। आइरिस भी रेगुलेट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल भी रेगुलेट और कंट्रोल करता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। अब ये एक्वस और विट्रस ह्यूमर क्या है? आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें हमने दो ह्यूमर्स को मेंशन किया है, दोनों ही लिक्विड्स को। क्लियर फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यानी आपका कॉर्निया क्या था, ये वाला पार्ट जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है,
ये वाला, ये था आपका कॉर्निया। और जो लेंस है, लेंस कहाँ पे आपका, ये है आपका लेंस, यानी इसके बीच में जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा, ये वाला, इसको मैं डिफरेंट कलर से मेंशन कर देती हूँ, ये वाला पार्ट, इसमें जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब ये करता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन प्रेशर, यानी ये आपकी आइज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपकी आई का अंदर का प्रेशर है, उसको मेंटेन करने में एक्वस ह्यूमर हेल्प करता है। इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट इज विट्रस ह्यूमर। अब ये भी एक तरीके का लिक्विड ही होता है, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, बट इसकी क्या पोजीशन है विट्रस ह्यूमर की, विट्रस ह्यूमर यहां प्रेजेंट होता है, ये है आपका विट्रस ह्यूमर और यहां होगा आपका एक्वस ह्यूमर। अब ये कहां पर प्रेजेंट है, सबसे पहले तो ये प्रेजेंट है, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, यानी लेंस और रेटिना, यहां पर होती है आपकी रेटिना और यहां पे है आपको ऑलरेडी लेंस प्रेजेंट, यानी जो लेंस और रेटिना के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज योर विट्रस। अब ये क्या करता है, ये आपकी आई की स्फेरिकल शेप को मेंटेन करके रखता है। अगर ये लिक्विड कम या ज्यादा हो जाएगा तो आपकी आई की शेप में डिफेक्ट आ जाता है और वो फंक्शनिंग बंद कर देती है। तो दोनों ही एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर आपको ध्यान रखना है इनकी लोकेशन को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्वस में ए पहले आता है एज कंपेयर टू वी, तो ए पहले आता है तो वो आगे प्रेजेंट होगा बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, वी बाद में आता है तो वो प्रेजेंट होगा लेंस एंड रेटिना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोनों ही लिक्विड्स हैं, एक बस प्रेशर मेंटेन करता है, दूसरा आपकी आई शेप को मेंटेन करके रखता है। अब क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट है तो लाइट एंटर इसके थ्रू हो रही है, इसके थ्रू भी पास होगी और रिफ्रैक्शन यहां भी फेस करना होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने लेंस पर, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन आई का। लेंस नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। A transparent convex lens behind the pupil, यानी आपने प्यूपिल क्या देखी थी, एक आइरिस प्रेजेंट था, आइरिस के ठीक बीच में एक होल था जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। अब उस प्यूपिल के ठीक पीछे क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट है, दैट इज योर लेंस, जो कि यहां से एरो से मेंशन किया गया है, दैट इज योर लेंस। इट फोकसेस लाइट रेज टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना, यानी जो भी लाइट रेज आ रही हैं, आपने ऑलरेडी आई गेस लेंस वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा कि लाइट रेज आती हैं, लेंस उनको फोकस करता है किसी पॉइंट पर और वहां पर इमेज क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमारी आईज का लेंस भी वैसे ही वर्क करता है और आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा लेंस है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसकी दोनों तरफ से शेप थोड़ी स्फेरिकल है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाय कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस इसको जनरली बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, लाइट की रेस को किसी पॉइंट पर फोकस करना, तो वही ये करेगी, ये आने वाली लाइट रेस को फोकस करेगी किसी पॉइंट पर जिसे हम बोलते हैं रेटिना, रेटिना की लेयर पर ये इसको फोकस करती है। सिलियरी मसल्स चेंज इट्स शेप फॉर व्यूइंग नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। सिलियरी मसल्स को हम एक अलग से टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन आई को समझने के लिए। आपको भी बस समझना है कि जैसे आपका ये लेंस है, ये है आपकी सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स जो है वो इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं और इसकी शेप को चेंज करती रहती हैं आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये वर्क है आपके लेंस का। तो क्या आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंट लेंस है, आने वाली लाइट रेस को फोकस करता है पॉइंट पे क्योंकि इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, साथ ही सिलियरी मसल्स इसको होल्ड करके रखती हैं और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करती है। तो ये था हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं रेटिना पर। रेटिना क्या है कि एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। अब लेंस का काम था इमेज बनाना और वो बनेगी कहाँ, एक स्क्रीन पर जो कि होती है रेटिना। रेटिना को आप एक स्क्रीन मान सकते हैं जहां पर इमेज फॉर्म होती है। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको इमेज कैसी बनेगी रेटिना पर, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज आपको मिलेगी। साथ ही रेटिना पर यहाँ पे दिखाए गए हैं कुछ सेल्स, दैट इज रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अभी रॉड एंड कोन सेल्स की भी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनसे वैसे ज्यादा बोर्ड में नहीं पूछा लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, फिर तो हम मेंशन कर देते हैं इसको।
तो इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, यानी जब लाइट रेज इस पर पड़ेंगी तभी ये फंक्शन में आएगा, तभी इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होगी। अब इसके पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब रॉड सेल क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, यानी कितनी इंटेंसिटी की लाइट है वो रॉड सेल्स पहचानते हैं। कोन सेल्स कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अगर किसी के अंदर कोन सेल्स कम है यानी उसको कलर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आने वाली है। तो आपको इसमें से बस इतना ही ध्यान रखना है, जो ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रेटिना क्या है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, इसके पास रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। लेंस कहां पर फोकस करता है, कहां पर इमेज बनाता है, रेटिना पर ही इमेज बनाता है, क्योंकि वो एक स्क्रीन है, उसी पर इमेज बनेगी। अब क्योंकि लेंस बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब आगे क्या होगा, इमेज बन गई है, अब आपको पहचानना है, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल्स कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगी ऑप्टिक नर्व, यानी these cells get activated by the light falling on the retina। ये कब एक्टिवेट होंगे रॉड एंड कोन सेल्स, जब लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होंगी, उससे पहले नहीं होते एक्टिवेट। एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और उसके बाद ही कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं जो ब्रेन को पहुंचाए जाते हैं। अब उसको पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व, जो इस एरिया में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आपके इमेज की फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और फिर ब्रेन उसको सीधा करके बताता है कि हाँ इट इज द इमेज ऑफ टेबल। तो आई होप आपको लेंस के बारे में और रेटिना के बारे में काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब जो कैमरा की फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन आई से रिलेटेड है। जैसे कि ह्यूमन आई का क्या मेन फंक्शन है, चीजों को कैप्चर करना, मेमोरीज बनाना, इमेज बनाना, और वही सब चीजें तो हम कैमरास के थ्रू भी करते हैं। तो देखते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है इनमें। तो जो पहली सिमिलैरिटी है वो है कि आपके पास रेटिना है जिस पर इमेज बन रही है, और कैमरा के पास भी क्या होती है, फिल्म प्रेजेंट होती है, यानी फिल्म को हम कंपेयर कर सकते हैं रेटिना से। अब एक होता है आइरिस, जो कलर पिगमेंट होता है जिसमें, जिससे आपको पता लगता है कि सबकी आंखों का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, वो कलर प्रोवाइड करते हैं आइरिस में प्रेजेंट होने वाले पिगमेंट्स। ये काम होता है डायाफ्राम के थ्रू इन दी कैमरा। अब अपर्चर पे आते हैं। जैसे कि प्यूपिल आपकी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट में लाइट अंदर जा रही है, वो डिपेंड करता है कि कितना प्यूपिल ओपन है या कितना कम ओपन है। वो काम किससे सिमिलर है, अपर्चर ऑफ द कैमरा से। लेंस तो दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, लेंस के बिना तो इमेज बननी ही नहीं है, तो दोनों के पास ही लेंस प्रेजेंट होता है। और एक और चीज है दैट इज ब्लैंक पॉइंट एंड कोरॉइड। ये आपके कोर्स में नहीं है, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते। अब आते हैं ह्यूमन आई स्ट्रक्चर, जो आपको ध्यान रखनी है, और आप चाहे तो इसकी एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना कि बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये एक नंबर गेनिंग क्वेश्चन होगा। बहुत इजी होता है, 4-5 पॉइंट्स आपको वो मेंशन करने के लिए जरूर कहेगा कि इसमें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाइए और इसमें ये वाले पॉइंट जरूर मेंशन कीजिए। तो यानी जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस करे थे उनको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। वो कह भी सकता है कि इनको डिस्क्राइब भी कर दीजिए, आपने जो इसमें लेबलिंग करी है उनमें से किसी 3 पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। तो सबसे पहले क्या था, आउटर मोस्ट लेयर इज द कॉर्निया, तो कॉर्निया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकेंड है आइरिस एंड प्यूपिल, आइरिस थी जो आपको कलर पिगमेंट प्रोवाइड कर रही थी, दैट इज द आइरिस। फिर आते हैं प्यूपिल पे, उस आइरिस के बीचों बीच एक होल था, दैट इज वी कॉल द प्यूपिल। अब प्यूपिल के ठीक पीछे क्या प्रेजेंट था, एक कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट था। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है, कहां पर, रेटिना पर करता है। लेंस को पकड़ के कौन रखती है, सिलियरी मसल्स पकड़ के रखती है लिगामेंट्स के थ्रू, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी। अब एक और चीज, एक्वस ह्यूमर इसमें मेंशन नहीं है पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, यानी इस वाले पार्ट में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। और यहाँ प्रेजेंट होगा आपका विट्रस ह्यूमर, जो कि आपकी आई शेप को बना के रखता है। अब इस विट्रस ह्यूमर के ठीक पीछे होती है एक लेयर ऑफ रेटिना, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जिसमें प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल का काम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पहचानना, कोन सेल्स का काम है कलर आइडेंटिफाई करना। और अब अगर इमेज बन गई है तो वो आपके ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगी ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में।
और यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा पाथ भी दिखा रखा है कि लाइट पाथ क्या होगा, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ पड़ेगी, कॉर्निया पर, फिर प्यूपल, देन लेंस, देन रेटिना, देन ऑप्टिक नर्व। आप अगर इस पाथ को भी एक बार दो बार बना के देख लेंगे तो ह्यूमन आई को बनाते टाइम आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी रहेगी कि हाँ मुझे ये चीजें इसमें मेंशन करनी है। तो आते हैं, अब हमने पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो अब आते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, हमें पता है कि एक स्क्रीन होती है उस पर इमेज बनती है, दैट इज वी कॉल दी रेटिना। ये बहुत बार पूछा जाता है, आपके असर्शन रीजंस में भी पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं लाइट सेंसिटिव स्क्रीन क्या होती है, रेटिना होती है। यहाँ पे मैं पूछा गया कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको रेडी रहना है उसके लिए। उसके बाद आता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट दी, यानी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, सबसे पहले किस पर, कॉर्निया पर होता है। ये भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने कई बार उसमें मेंशन किया था। थर्ड क्वेश्चन इज, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ये आपको अभी मैं आपको ऐसे ही मेंशन करा देती हूं, बट हम सिलियरी मसल्स को अलग से अभी डिस्कस करेंगे। यानी अब लेंस चेंज हो रहा है, लेंस की होती है अपनी एक फोकल लेंथ, अब वो फोकल लेंथ चेंज का होती है किसकी वजह से, सिलियरी मसल्स की वजह से, क्योंकि सिलियरी मसल्स पर ही लेंस का थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाना, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाना डिपेंड करता है। कब लेंस थिक या थिन होगा वो सिलियरी मसल्स पे डिपेंडेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उस लेंस की फोकल लेंथ में चेंज आ जाता है। तो आपको जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से करके जाना है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज कैसी फॉर्म होगी स्क्रीन पर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो सी पार्ट दैट इज रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। तो अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज द सिलियरी मसल्स। अगर आप सिलियरी मसल्स की फंक्शनिंग समझ जाते हैं कि वो लेंस के साथ कैसे खेल रही है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको नहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी डिफेक्ट्स को समझने में, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स को समझने में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो सिलियरी मसल्स करती क्या है, सबसे पहले तो एक ऐसी मसल्स हैं जो आपके लेंस को, सपोज ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको पकड़ के रखती है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो यानी एक ऐसी मसल्स जो आपके लेंस को पकड़ के रखती हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स आर कॉल्ड दी सिलियरी मसल्स। अब इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द टेंशन ऑन लिगामेंट्स टू चेंज लेंस शेप, यानी आपके ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेंस की शेप को डिसाइड करना होगा। अब वो शेप कैसे डिसाइड होती है, सिलियरी मसल्स की हेल्प से डिसाइड होती है। यानी इसका मेन फंक्शन है टू कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस। आप इतना भी लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सपोज आप खेल रहे हो, आप दूर की चीजें देख रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो थोड़ा दूर रख के, तो आपकी आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो इजीली बहुत लंबे टाइम तक आप बुक पढ़ सकते हो। पर अगर आप अपनी बुक को बहुत पास से पढ़ रहे हो, बहुत देर तक बहुत पास बैठ के टीवी देख रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है, तो कुछ टाइम के बाद आपकी आंखों को थकान होने लगती है। पर वहीं आप अगर दूर की चीजें देख रहे हो तो आपको कोई थकान जल्दी से नहीं होती। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। यानी फॉर डिस्टेंट विजन्स, यानी जब आप दूर की चीजें देख रहे हो तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, तो आपकी आंखों में थकान नहीं होती जल्दी से। मसल्स रिलैक्स्ड है तो लिगामेंट्स टाइट होंगे और लेंस को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। यानी जब भी मसल्स रिलैक्स होंगी तो लेंस स्ट्रेच हो जाएगा, थिन हो जाएगा। अगर लेंस थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ बढ़ने लगती है। आपको इसमें यही 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस को पकड़ के रखना, उसकी शेप को डिसाइड करना किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहेंगे, आपकी आंखों को थकान नहीं होगी। मसल्स रिलैक्स हैं यानी लिगामेंट टाइट है और लिगामेंट खींच रहे हैं उस लेंस को लगातार, तो लेंस थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। इसके ठीक ऑपोजिट अगर आप पास की चीजों को देख रहे हैं, उस केस में आपकी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जोर पड़ता है आंखों से, यानी इट मीन्स इट इज कॉन्ट्रैक्टेड। लिगामेंट्स थोड़े लूज हो जाते हैं और लेंस थोड़ा मोटा और थिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है।
आई होप सिलियरी मसल्स का आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसको एक बार अच्छे से एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बोर्ड्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो सिलियरी मसल्स कर क्या रही हैं? सबसे पहले लेंस को होल्ड कर रही हैं, शेप डिसाइड कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला क्या है? डिस्टेंट विजन, यानी दूर की चीजों को देख रहे हैं। उस कंडीशन में आपकी आंखों को थकान सबसे कम होती है, यानी मसल्स कैसी है? रिलैक्स्ड है। मसल्स रिलैक्स्ड है तो देखिए ये वाली पिक्चर को अच्छे से देखिए, ये वाली, इसमें आपको देख रहा होगा कि मसल्स ये वाली होती हैं आपकी सिलियरी मसल्स। अब ये जो सिलियरी मसल्स हैं, जब हम दूर की चीजें देख रहे हैं तो वो रिलैक्स्ड है, और आपके जो लिगामेंट्स हैं ये वाले, लिगामेंट्स टाइट हैं। लिगामेंट टाइट है तो आपका जो लेंस है वो कैसा है? थिन है। राइट? यानी डिस्टेंट विजन के केस को आपने अच्छे से समझ लिया है। आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहेंगी, लिगामेंट्स टाइट होंगे तो वो खींचेगा लेंस को, लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला होगा तो यानी फोकल लेंथ बढ़ रही है, पावर डिक्रीज हो रही है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया होगा आई गेस, P is equals to 1/f, फोकल लेंथ इंक्रीजेस सो पावर डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस सो पावर विल इंक्रीज। तो ये था डिस्टेंट विजन के लिए। इसके ठीक ऑपोजिट नियर विजन के लिए यहाँ पे देखिए, इस केस में अब क्या देख रहे हैं? हम पास की चीजों को देख रहे हैं, यानी अब जो मसल्स होंगे, सिलियरी मसल्स कैसे होंगे? अब कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उन पर जोर पड़ रहा है। अब इस वजह से क्या हो रहे हैं? लिगामेंट्स लूज हो रहे हैं। लिगामेंट्स लूज कर रहे हैं लेंस को, यानी लेंस अपनी थिक वाली शेप में आ रहा है। थिक हो रहा है तो पावर इंक्रीज हो रही है, यानी फोकल लेंथ विल डिक्रीज। तो ये पिक्चर आपको अच्छे से समझनी है बस। नेक्स्ट, तो अब समझते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन को। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन एक तरीके की एबिलिटी है लेंस की अपने पावर को बार बार चेंज करने की। अगर उसको दूर की चीजें देखनी है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, पास की चीजें देखनी है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो उसी यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बार बार लेंस अपनी शेप को भी चेंज कर रहा है। शेप चेंज कर रहा है तो अपनी फोकल लेंथ, अपनी पावर को भी चेंज कर रहा है। उसे ही हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब एज के साथ क्या होता है? ये पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी लेंस की अपनी शेप को चेंज करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल्स उतनी ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करती इन जब आपकी एज काफी हो जाती है। तो ये यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन विद ओल्ड एज कम होने लगती है, विच लीड्स टू दी प्रेसबायोपिया। अब सपोज आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो यानी ये जो सिलियरी मसल्स थी वो कैसी थी? रिलैक्स थी। रिलैक्स्ड है तो यानी आपके लिगामेंट्स जो लेंस को पकड़े हुए हैं वो टाइट रहते हैं। वो टाइट रहते हैं तो लेंस थोड़ा सा पतला रहता है, जैसे आपको यहाँ पे थिन लेंस दिखाई दे रहा होगा। थिन लेंस है तो यानी फोकल लेंथ इंक्रीज रहती है और पावर डिक्रीज रहती है। बट यही अगर आपको पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आपकी मसल्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। यानी अब क्या हो रहा है? जो आपके लिगामेंट्स थे जो पहले लेंस को खींच रहे थे वो अब रिलैक्स हो गए हैं, अब वो लेंस को खींच नहीं रहे हैं। और लेंस भी आपका कैसा हो गया? बल्ज्ड हो गया, थोड़ा सा राउंड शेप ज्यादा हो जाती है उसकी, यानी अब उसकी पावर बढ़ गई है। अब उसकी फोकल लेंथ भी कम हो रही है। जितना ज्यादा राउंड शेप में हो जाता है लेंस उतनी ही फोकल लेंथ कम होती है, पावर इंक्रीज होने लगती है। तो ये था अबाउट दी पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि सिलियरी मसल्स और पावर ऑफ अकोमोडेशन से बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी वो कौन सा पार्ट है आई का जो लाइट को कंट्रोल करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये प्यूपिल भी हो सकता है, ये आइरिस भी हो सकता है, बट दोनों ही ऑप्शंस को सही माना जाता है। अगर यहाँ प्यूपिल होता तो हम आइरिस प्यूपिल में से प्यूपिल को चूज करते, बट क्योंकि यहाँ पे प्यूपिल ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी आइरिस। क्योंकि रेटिना पर तो इमेज बनती है, लेंस इमेज क्रिएट करता है और कॉर्निया से लाइट आती है। सेकेंड इज व्हेन सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स है यानी आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, द आई लेंस बिकम, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, मसल रिलैक्स हैं और लिगामेंट्स टाइट है तो यानी लेंस बिकम थिनर फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। थर्ड,
द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी फोकल लेंथ में जो चेंज आ रहा है आई लेंस की, वो किस वजह से होता है? सिलियरी मसल्स की वजह से होता है, राइट? प्यूपिल तो क्या करती है? लाइट को एंट्री का पाथ देती है, रेटिना इमेज फॉर्मेशन, आइरिस कलर पिगमेंट, और सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़ के रखती हैं, और रिलैक्स हो जाती हैं तो थिन हो जाता है लेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो लेंस थोड़ा सा राउंड होने लगता है। यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड कर रही है सिलियरी मसल्स के ऊपर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। इसी से हमें क्लियर हो गया, यानी लेंस की ये एबिलिटी कि वो अपनी फोकल लेंथ को या पावर को बार बार एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमें चारों चीजों पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है इसको ही हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो आई होप आपको आज के टॉपिक में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। सारे हमने बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे बोर्ड्स एग्जाम में। साथ ही आपको जो ध्यान रखने हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक एक क्वेश्चन जो उसमें से पूछा गया है उसको भी आप करके जाओगे तो डेफिनेशन वहां लिख सकते हैं। और ह्यूमन आई को एक बार जरूर बना के जाना, क्योंकि लेबलिंग के लिए आ जाता है या एक दो पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकता है। ज्यादातर इसमें से एमसीक्यूज और आपके एजर्शन रीजंस ही पूछे जाते हैं या फिर केस स्टडी पूछी जा सकती है। So I hope this session will be fruitful for you. Thank you.